जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री का 12th का क्लास का बैच शुरू किया था, जिसमें से 8 लेक्चर आपको डल चुके हैं। पहला चैप्टर का 5 लेक्चर है और दूसरे चैप्टर का 3 लेक्चर है। ठीक है, 2023 वाले बच्चों की एग्जाम अभी आ रही है, आपकी एग्जाम आने वाली है। तो कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए हिस्ट्री का, और एक बेहतर तरीके से एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया जाएगा। हर चीज़ को बेहतर समझाएगा। अभी तक 8 लेक्चर जो डले हुए हैं वो बहुत ही बेहतर लेक्चर है। जाकर पिछली वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर इसका नोट्स चाहिए, अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए क्लास का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है कि अशोक के धम्म के प्रचार के लिए क्या किया था। अशोक जो था, इसकी सारी कहानी जाननी है, 3 लेक्चर डली हुई है, वो जाके आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या किया था। तो समझिएगा सही से, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकार वर्ग नियुक्त किया था। विशेष अधिकार वर्ग नियुक्त किया था। कहने का मतलब है कि अशोक ने जो धम्म का प्रचार था उसको करने के लिए एक विशेष अधिकार नियुक्त किया गया था। मतलब कि एक तरह से टीम बनाया गया था कि धम्म के प्रचार के लिए, जिसको अलग अलग काम दिए गए थे। आगे पॉइंट में समझेंगे, उसको अलग अलग एक तरह से काम दिया गया था कि हाँ इसका ये काम है। जैसे एक टीम में कंपनी बनती है, उसका अलग काम, मैनेजर का अलग काम, सेल्समैन का अलग काम और गार्ड का अलग काम। इसी तरह से एक काम दिया गया था, एक बनाया गया था धम्म के प्रचार के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट में समझते हैं, जिसे धम्म महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे धम्म महाकाव्य कहा जाता है। उसने 13 शिलालेख लिखे हैं। कितने? याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अशोक ने कितने शिलालेख लिखे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अशोक ने 13 शिलालेख लिखे हैं। कितने शिलालेख? 13 शिलालेख लिए। इसके प्रॉपर नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि मैंने सभी धार्मिक मतों के लिए धम्म का महाकाव्य नियुक्त किए गए थे। कहने का मतलब किस तरह से उदाहरण दिए थे कि कोई कंपनी है, उसको कंपनी को बनाई जाती है, तो उसमें मैनेजर, सेल्समैन, गार्ड, इस सब अलग अलग काम दिए जाते हैं। उसी तरह इसमें अलग अलग क्या था, धार्मिक मतों के लिए महाकाव्य नियुक्त किए गए थे। यानी कि धार्मिक मतों के लिए धम्म महाकाव्य नियुक्त किए गए थे। वह सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों को देख रेख करेंगे। जितने भी धर्म है और धार्मिक लोग हैं, उसकी सारी चीजों को क्या करेंगे? देख रेख करेंगे। कौन? अशोक का जो धम्म के प्रचार में था, जो नियुक्त किया गया अधिकारी था। आगे समझिए, छोटी छोटी और आसान पॉइंट है। अधिकारी अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। और देखिए, कोई भी चीज, अगर कोई भी कंपनी काम करती है तो वो अपने स्टाफ को क्या करते हैं? अलग अलग जगहों पर जाके देख रेख करने की देख रेख करने के लिए बोलता है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी इसके जितने भी अधिकारी थे धम्म के, अशोक के, वो अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। आगे बात करें कि उनके प्रचार कार्य के लिए वेतन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। कहने का मतलब है, कंपनी में अगर कोई काम करता है तो उसको वेतन दिया जाता है या नहीं दिया जाता? दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पे अधिकारी को काम करने के लिए एक वेतन दिया जाता था। आगे बात करते हैं, उनका काम स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं की शारीरिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। देखो, इस धम्म के प्रचार, इस अधिकारी को काम क्या था? कोई भी व्यक्ति हो, धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस सारे को क्या, उसको संसार की जो कमी है और जो आकस्मिक चीजें हैं, उस सारे चीजों को पूरा करने के लिए पूरा करना था। किसको? ये धम्म के जितने अधिकारी थे। समझ में आ गया? इस सारी चीजों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला दूसरा पॉइंट पढ़ना है हमको कि धम्म के प्रचार के मुख्य विशेषताएं। क्या? धम्म के प्रचार के मुख्य विशेषता। अशोक का धम्म नैतिक नियमों या समान विचार संहिता, इसकी मुख्य विशेषताएं थी। क्या थी? अशोक के धम्म नैतिक नियम या समान विचार संहिता, इसकी मुख्य विशेषताएं थी। कहने का मतलब है नैतिक जीवन के व्यतीत करना, इसी धम्म के अनुसार कहा गया है। यानी कहने का आपका जो जीवन है, जो नैतिक जीवन यानी नित्य जीवन है, उसको व्यतीत करना, इसमें किसमें कहा गया है? धम्म के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य को, आगे समझिएगा, कि मनुष्य को समान एवं सदाचार तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए। किस तरीके से? समान। एक समान, कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाओ, कितने भी धनी व्यक्ति हो जाओ, लेकिन एक समान जीवन जीना ही सबसे बड़ी बात है। तो अशोक के धम्म के प्रचार में ये सारी चीजों को समान एवं सदाचार तरीकों से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दूसरे धर्मों के समान अशोक के धर्म के अनुसार दूसरे धर्मों के प्रति क्या था?
सहिष्णुता रखना चाहिए। सहिष्णुता रखना चाहिए कहने का मतलब है कि किसी भी और धर्म के व्यक्ति है उसके प्रति भी आराम से रहना चाहिए, उसके प्रति भी एक सहिष्णुता दिखानी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, ये सारे मेन पॉइंट आगे आते हैं। अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखे हैं। याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखे हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा किसने लिखा था? अशोक। कौन थे? पहला सम्राट अशोक थे, जो अपने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश के लिए प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखे गए। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन। इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की प्रशासन कैसी थी, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट है हम लोगों का पढ़ना है क्या? मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन क्या पढ़ना है? अगला पॉइंट हम लोगों का पढ़ना है कि मौर्य साम्राज्य में क्या था? प्रशासन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को पता करना है। पहले पॉइंट पे क्या पढ़े थे? अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या किया? अशोक के धर्म प्रचार की मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। अब समझते हैं इस वाले पॉइंट को कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन किस प्रकार थी और प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे पॉइंटों को लाए जो आपके एग्जाम में बहुत 20-25 दिन एग्जाम की बची हुई है, तो एक बेहतर तैयारी करने का प्रयास कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ये पढ़ते हैं, बात करते हैं क्या? मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, यानी कि 5 मुख्य बात करें तो मौर्य साम्राज्य में 5 मुख्य राजनीतिक केंद्र थे। कितने राजनीतिक केंद्र थे? 5 मुख्य राजनीतिक केंद्र। आपसे चाहे तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य में कितने राजनीतिक केंद्र थे, तो याद रखिएगा कितने राजनीतिक केंद्र थे? 5 राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, बात करें मौर्य की राजधानी कहाँ थी? राजधानी पाटलिपुत्रा थी। आप सबको याद है कहाँ थी? राजधानी पाटलिपुत्रा थी। आगे बात करते हैं प्रांतीय केंद्र कितने थे? प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। कितने थे? 4 थे। कौन कौन? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। बात करें से पूछेगा मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र कितने थे, तो 4 थे। कौन कौन? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट मेरा है कि ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य में हर जगह क्या कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासन व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसा नहीं होगा। कारण यह है कि अफगानिस्तान जो था वो क्या था? पहाड़ी इलाका था। क्या था? अफगानिस्तान जो था वो पहाड़ी इलाका था, और दूसरी तरफ उड़ीसा जो थे वो क्या था? तटवर्ती क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? तटवर्ती क्षेत्र था। समझ में आ गया? इसीलिए इसकी प्रशासनिक व्यवस्था समान नहीं रही होगी। याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य की पूछेगा, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान थी, तो आपको पता रहना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान नहीं थी। ठीक है, अब आगे आते हैं, बात करते हैं। देखिए आगे तो तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। कौन सा व्यापारिक मार्ग था? महत्वपूर्ण। कौन कौन? तक्षशिला और उज्जैनी। ठीक है, क्या था? तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। बात करते हैं अगला, मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था की चर्चा करते हैं। तो देखिए मेगास्थनीज यूनान का राजदूत और महान इतिहासकार था। क्या था? मेगास्थनीज कौन था? यूनान का राजदूत था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा कि मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ठीक है, कौन था? यूनान का राजदूत था। और क्या था? महान इतिहासकार था। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, आपसे बात करेगा कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अगर मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था, तो आपको याद आना चाहिए मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था क्या? इंडिका। इसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। कौन सी साम्राज्य की? इंडिका में कौन सी साम्राज्य की जानकारी मिलती है? यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इंडिका में कौन सी साम्राज्य की जानकारी मिलती है, तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको समझ गए। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट है कि मेगास्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य में सेना के लिए एक समिति और
6 उप समिति थी। कितनी समिति थी? अब यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या कि मौर्य साम्राज्य में सेना के लिए कितनी समिति और कितनी उप समिति थी। तो समिति कितनी थी याद रखिएगा, एक समिति थी और कितना उप समिति थी आपके 6 उप समिति थी। ठीक है, इस चीजों को एकदम धीरे धीरे से आराम से समझने का प्रयास कीजिए, कोई याद करने की इस चीजों की जरूरत नहीं होती है, सीधी सी बात है। क्या बात है कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन के अंदर मौर्य साम्राज्य में कितने राजनीतिक केंद्र थे? 5 राजनीतिक केंद्र थे। इसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा था। प्रांतीय कितने थे? 4 थे। कौन कौन? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी। इसका कारण यह था कि अफगानिस्तान जो था वो पहाड़ी इलाका था, ठीक है, लेकिन उड़ीसा उसी तरफ दूसरी तरफ कौन था? उड़ीसा जो था तटवर्ती क्षेत्र था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तक्षशिला, उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। कौन से व्यापारिक मार्ग थे? लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण आपके व्यापारिक मार्ग थे। कौन? तक्षशिला और उज्जैनी। समझ में आ गया? अब आगे चलें। अब देखिए, बात करें मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था। मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज क्या था? यूनान का राजदूत था। याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मेगास्थनीज कौन था? यूनान का आपका राजदूत था। ठीक है, आगे बात करें, ये और एक महान इतिहासकार था। आगे बात, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक तो लिखी थी। इसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी मिलती है? आपके मौर्य साम्राज्य की जानकारी आपको किसमें मिलती है? इंडिका में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि आएगा कि मेगास्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य में सेना के लिए एक समिति और 6 उप समिति थी। मौर्य साम्राज्य किसने बताया? कि मेगास्थनीज ने बताया कि सेना के लिए एक समिति और 6 उप समिति थी। तो आगे चले अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट मेरा है कि आपके भूमिदान, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन से दान? भूमिदान के बारे में आपको चर्चा करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, भूमिदान के बारे में समझते हैं। मौर्य साम्राज्य जो इसके राजा, किसान और नगर के बारे में, इसमें भूमिदान मेरा पहला टॉपिक है, बाद का टॉपिक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि इतिहासकार को भूमिदान के लिए अभिलेख मिले। क्या चीज मिले? भूमिदान के लिए अभिलेख मिले, जिनमें कुछ पत्थरों पर लिखे गए थे और कुछ ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे। किस पे? कुछ पत्थरों पे और कुछ ताम्रपत्र पे। ताम्रपत्र तांबा पे खुदा हुआ था। तांबे पे लिख नहीं सकते, उसको खोद कर ही उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ पत्थरों पर और कुछ ताम्रपत्रों पर। ठीक है, याद रखिएगा कि किस पे? कुछ पत्थरों पर और कुछ ताम्रपत्र पर। ज्यादातर अभिलेख संस्कृत में लिखे गए थे। किस पे लिखे गए थे? ज्यादातर अभिलेख संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि पर अधिकार नहीं था। ये धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को किस पर अधिकार नहीं था? भूमि पर अधिकार नहीं था। पहले महिलाओं को, आज के डेट में भी अब तो चाहे तो महिलाएं ले सकती है भूमि, उतना अपना हिस्सा ले सकती है। पहले क्या था कि धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को किस पे अधिकार नहीं था? भूमि पर अधिकार नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? तो प्रभावती गुप्त था। ठीक है, याद रखिएगा, धर्मशास्त्र में महिलाओं को किस पर अधिकार नहीं था? तो धर्मशास्त्र में महिलाओं पर किस पे अधिकार नहीं था? आपके इस भूमि पर अधिकार नहीं था। ठीक है, आगे चलते इसमें अद्भुत कला के बारे में समझते हैं। कुछ साक्ष्य मिला है अद्भुत कला का, जैसे कि देखिए मूर्तियां मिला साम्राज्य की पहचान। ठीक है, किससे? मूर्तियों से। इसमें अभिलेख मिले, बहुत सारे क्या मिले? अभिलेख मिले। इसको सबको पता है अशोक क्या था? अशोक एक महान शासक था। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अशोक क्या था? हमेशा महान शासक। और मौर्य साम्राज्य 150 वर्ष तक चला था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों तक चला था? तो 150 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य आपका चला था। आगे आता है कि ग्रामीण साम्राज्य में भिन्नता। ग्रामीण साम्राज्य में उपज बढ़ाने का लाभ सबको नहीं मिला। बात करें तो ग्रामीण साम्राज्य में क्या था? उपज बढ़ाने का लाभ सबको नहीं मिला। ठीक है, कमजोर वर्ग को कमजोर की तरह से रखा गया, ताकतवर वर्ग को ताकतवर की तरह से रखा गया। बात करें तो भूमिहीन, इसमें भूमिहीन किसान थे, जो बटेदार होता है ना, जो किसी चीजों की, जो किसी जिसके पास भूमि ज्यादा हो उससे बटैया लेके खेती करते हैं। आज भी हमारे गाँव में ऐसे होती है। तो उसी को क्या कहा जाता है? जिसके पास भूमि ना हो उसको भूमिहीन किसान कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते प्रधान ताकतवर होते थे। क्या होता था? प्रधान ताकतवर होता था। प्रधान क्या होता था? ताकतवर। जबकि छोटे किसान कमजोर वर्ग के थे। अब छोटे किसान कमजोर ही वर्ग के होंगे, ताकतवर वर्ग के थोड़ी होंगे। क्या होंगे? छोटे किसान कमजोर वर्ग के ही होंगे। देखिए बात करें तो
आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को समझिएगा। अगर इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप 100% जाकर ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद इसका प्रॉपर नोट्स आपको तैयार मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं कल की वीडियो में।